इनको ये किसी मेरे एक दोस्त को बोलते कि केस करने दो उसको, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी झेले ऐसे केस, कुछ नहीं होता। ये हमारी हमारी न्याय प्रक्रिया पे भी एक तमाचा है कि लोग कितना फॉर ग्रांटेड समझते हैं हमारी न्याय प्रक्रिया को। और ये जो चौथा स्तंभ जिसको हम इतना पावरफुल स्तंभ मानते हैं लोकतंत्र में, उसकी आड़ में वो किस प्रकार से दबंगई करते हैं। ये इन्होंने लिखा है कि जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने मतलब यहाँ सदर थाना से फ़ोन किया है, अगर उनकी हिम्मत है तो वो FIR करके देखें। और उनको लिखा है दल्ले। दिस इज़ अ काइंड, ये पत्रकार हैं, आप सोचिए, ये एक पत्रकार की लैंग्वेज है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हों चाहे जयराम ठाकुर हों, हमने सबको बराबरी का मौका दिया अपने चैनल पे। कोई सवाल उठा के देखे कि हमारी इंटीग्रिटी पे कि खरीदा है। तुम कैसे कह सकते हो कि हमें खरीदा गया है? अभी एक बात बताइए, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, मेरे पोस्ट ओपन है, वो पब्लिक पोस्ट है, वो कितने लोग पढ़ेंगे उसको, स्क्रीनशॉट रखेंगे उसका। मेरे इस पे जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी पे क्या फ़र्क आपने किया? आप तो दारू पिएंगे, आप कुछ भी कमेंट करेंगे क्या? संविधान नाम की, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या इस देश में? उस वक्त वो शख्स वहीं बैठा था। मैं चाहूँगा पहले आप ये वीडियो देखिए। अपने रितेश भाई पत्रकार, हाँ जी, क्या मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, गाटूंगा जो गाटू हमारे। वो हमारी लास्ट मुलाकात थी, कोई ऐसी बात नहीं थी मतलब कि हमारे इनके साथ मेरा कुछ मनमुटाव हो सकता है, ये अपने दिल में रख रहे हों, जो कि रात को पावर लगती है तो उसके बाद वो चीज़ आ जाती है सामने। एक पत्रकार है बेचारे, उनको इन्होंने लिख दिया कि वेटर को कलम पकड़ा दी। यार ठीक है, वेटर का काम क्या बुरा होता है क्या? कोई काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर किसी के अपने काम की अपनी रिस्पेक्ट होती है। वो बेचारा पत्रकार एक जगह पे इनको भाईजी भाईजी कर रहा था, इनका नाम लेता है कि हाँ रितेश जी आए थे एक जगह, पता नहीं कुछ एक पोस्ट थी, बड़ा सम्मान से लिया था। उसी पत्रकार को अपनी अगली कई पोस्टों में इस प्रकार का कमेंट करता कि वो वेटर था और ये सब था। मतलब ये एक के साथ नहीं हुआ है। मैं पहले आपको मैं सुनाता हूँ, जो आज मेरी इनसे बातचीत भी हुई है, मेरे फादर साहब ने बात करवाई थी। आप देखिए, ये शख्स गलती मान रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि गलती की माफ़ी नहीं होगी। रितेश भाई, आपसे गलती हुई है कि मेरा सवाल इतना है, आप बोलते हैं ना कि हाँ भी भाई ये वो गाना डिंगता, तो मैं सीधी बात बोलूँ, शीशे पे जितनी मर्जी उंगली मार लो, जो मर्जी RTI लगा लो ना, हमने जिंदगी में गलती की है ना कुछ है। हाँ, कमेंट की बात है, आई गई बात करो, मैं ना लिखूंगा ना आप लिखेंगे। नहीं, वो कमेंट आपका गलत था कि सही था, ये बताइए आप मुझे। हाँ, उस बात में बोलता हूँ, ठीक है। हाँ यार, हो गया वो जो नहीं, गलत था कि नहीं था, आप ये बताइए ना। बिल्कुल 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 गलत था ना? हाँ, तो और आपने उसके बाद भी आप माफी भी नहीं मांग रहे ना, आप कुछ लिख रहे हैं उस चीज। माफी वाला तो कोई चैप्टर नहीं बनता यार। क्यों नहीं बनता है? जब कोई गलती करता तो क्या उसको माफी नहीं मांगनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी सबसे अपील है, इस प्रकार के अगर आप सपोर्ट करना, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, आप करिए। आपको लगता है कि ये निष्पक्ष हैं तो करिए आप भाई, परंतु उससे पहले इनको समझाइए आप क्या गलत कर रहे हो। गलत का साथ कभी मत दो। आप गलत का साथ देंगे, आपके साथ भी जिंदगी में गलत होगा। शाम तक ये रिपोर्ट बनने तक, जैसे सर ने बोला कि सर भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हम नहीं चाहते थे कि ये वाली वीडियो जो है वो हमें ऑन एयर करनी पड़े। और जैसा मेरे को सिर्फ इनका नहीं, इनकी धर्मपत्नी है, इनके बच्ची है, फैमिली अफेक्ट, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। इनके फादर साहब को मैंने बहुत बोला, मैंने कहा आप मेरे फादर साहब की तरह हैं, प्लीज़ समझाइए इनको। पर हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना भाई, कुछ ऐसे थोड़ी कोई भी रौंद के चला जाएगा। एक पत्रकार के साथ अगर इस प्रकार का अन्याय होगा तो आम जनता के साथ क्या क्या कर सकते हैं इस प्रकार के पत्रकार? आप ये सोचिए कि नहीं, भयावह स्थिति है। और मैं चाहूँगा जो इनको बड़े ईमानदार, निर्भीक और ये सब लोग लिख रहे हैं ना, आप ठीक है भैया होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि ये दूसरों की निष्पक्षता पे और दूसरों की कैरेक्टर पे उंगली उठाएं सरेआम और उसके बाद माफ़ी भी ना मांगे। दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में जो खबर बनाने वाले हैं वो आज खुद खबर में होंगे, और क्या वो पूरा मामला है उसको बताने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं मुकेश सिंह ठाकुर। और सर सीधे बात पे ही आते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि कुछ एक दिनों से, यानी कि 1-2 दिनों से बड़ी मतलब आपको भी मैं देख रही हूँ कि परेशानी भी चली हुई है, तो पूरा विस्तार में बताइए। अब आज हमारे दर्शकों को बताइए तो आप कि क्या ये मामला है। बहुत अनफॉर्चुनेट एपिसोड है विनीता ये, और ये हम देख रहे हैं जिस प्रकार से पत्रकारिता का जो एक डिग्रेडेशन हो रहा है पूरे देश में, पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम पत्रकारों का बहुत बड़ा हाथ है। और कहीं ना कहीं हम लोग रोज़ हम ऐसी खबरें देख रहे हैं, कहीं कोई पत्रकार गिरफ्तार हो रहा है, कहीं किसी पत्रकार के साथ मारपीट हो रही है। कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। कुछ ऐसी घटना मेरे साथ पर्सनली हुई, आप सोचिए, एक पत्रकार के साथ, एक पत्रकार द्वारा ऐसी घटना
एक ऐसा ऑफेंस किया जाता है जो कि इंडियन पिनल कोड की 499 मतलब डिफेमेशन मानहानि के अंदर वो अंतर्गत वो आता है, और IPC 500 में उसके सज़ा के प्रावधान भी है, 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। ये कॉपी है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं, ये पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है आज, और इसको अब इसका इस्तेमाल करके मैं इसको कोर्ट में पेश कर सकता हूँ और ये केस पे तब्दील हो जाएगी। देखिए, केस करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य है एक्सपोज करना, उस सोच को एक्सपोज करना जो सोचती है कि मुझसे बड़ा ईमानदार कोई है नहीं इस दुनिया में और मुझसे ज़्यादा जानकार कोई है नहीं। ये जो शख्स हैं जिनकी बात इस वक्त हो रही है, रितेश चौहान इनका नाम है। मामला ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में होते थे उस वक्त। पोस्ट नॉर्मल सी थी, आप देख सकते हैं, अभी आप देख रहे होंगे अपने अपने स्क्रीन के ऊपर, उसमें खाने पीने से जुड़ी हुई वो पोस्ट थी। मैं एक रेस्टोरेंट है नैना देवी के रास्ते में, मैंने वो एक नॉर्मल सी नॉन पॉलिटिकल पोस्ट डाली। उसके नीचे इन्होंने 2 कमेंट किए, और वो कमेंट इस प्रकार के थे कि ये अपना दिखा रहे थे कि मैं ही ईमानदार हूँ, बाकी जोरू के गुलाम, समथिंग कुछ ऐसा कुछ कमेंट था उनका वैसा कि एक था। और दूसरा उनका कमेंट था कि मेरी मतलब ईमानदारी और लेखनी के चलते धर्मपुर में, मेरे को एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्या है वो लाइन, लेकिन ये था कि धर्मपुर में खोटा सिक्का चल पड़ा। धर्मपुर का खोटा सिक्का ये भाई साहब कह रहे हैं चंद्रशेखर को, उसी चंद्रशेखर को, मतलब जिसे ये अपनी एक पोस्ट में ये अपना मित्र बता रहे हैं कि मेरे कॉलेज में पढ़ा, होंगे इनके मित्र होंगे चंद्रशेखर जी, लेकिन उन्हीं को खोटा सिक्का बताया जा रहा है और एक तरीके से क्रेडिट ले रहे हैं पूरा। चलो ठीक है, आप क्रेडिट लो, जो करना है करो, आपने ये चीज़ लिख दी। मैंने भी उसके नीचे रिप्लाई में कॉमेडी में ये लिख दिया कि हाँ, सुक्खू जी ये कह रहे थे कि रितेश ना होता तो सरकार नहीं बन पाती। एक लाइटर नोट पे मैंने भी ये चीज़ लिख दी, अगर आप एक पॉलिटिकल कमेंट करें तो मैंने भी लाइटर नोट पे लिख दी। उसके बाद इन भाई साहब के 3-4 कमेंट्स आते हैं। एक में लिख रहे अपने मम्मी पापा से पूछना, मैं भाई हूँ कि अंकल। एक में लिखा है कि जयराम जी, वो तो जयराम जी ने कहा था। एक में लिखा है कि फ्री हवाई सफ़र मिल जाता है तो XX को भूल जाते। कुछ ऐसे ऊट पटांग से जिनकी, जो मुझे नहीं पता किस होशो हवास में ये लिखते हैं रात के समय, क्या इनका मेंटल लेवल रहता है उस वक्त। फिर इनका जिस लाइन के ऊपर मेरा सबसे बड़ा, जिस पे मेरे को गुस्सा आया, और आना चाहिए, स्वाभाविक है किसी भी एक ऐसे पत्रकार के लिए जो बैलेंस्ड पत्रकारिता करता है, हम इन्होंने लिखा कि तुम्हारे जैसे कई खरीदे थे बाप पुत्र की जोड़ी ने, बाप पुत्र ने मतलब महेंद्र सिंह और रजत ठाकुर, उन्हीं को बाप पुत्र हमेशा ये जो भाई साहब हैं ये उनको संबोधित करते हैं इस तरीके से, और 5-6 लाख में पैकेज हुआ होगा। तो सरेआम इन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाया कि हम खरीदे गए हैं। एक पत्रकार के लिए उसकी इंटीग्रिटी उस सबसे बड़ी चीज़ होती है, और कोई इंसान अगर ये कह रहा है कि आपको खरीद लिया था किसी नेता ने, तो उससे बड़ा धक्का उसके लिए कोई नहीं होता। और कितने ही लोग उस पोस्ट को, आप सोचिए, उस कमेंट को पढ़ चुके होंगे उस वक्त तक। मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया, उसने कहा कि ये कौन इंसान है और ये क्या लिख रहा है तुमको। देखो, हमने भी वो कमेंट्स देखे थे। हाँ, वो चीज़ जब वो पढ़ी हमने, तो फिर मैंने स्वाभाविक रूप से मैंने रिप्लाई देना था उसका। मैंने दिया कि आप इतनी दारू मत पीजिए कि आप कोई होश ना रहे कि आप किसके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं। ऐसा कुछ मैंने और भी कई सारी लाइनें उसमें लिखी थी। ये सारा लाइव है मेरे उसके चैनल के ऊपर, मतलब मेरे प्रोफाइल पे आप अभी भी देख सकते हैं। मैंने कुछ डिलीट नहीं किया। इन भाई साहब को मैंने ब्लॉक मार दिया था ताकि ये अपने कमेंट्स डिलीट ना कर सकें, एक सबूत रहे हमारे पास। तो मुझे लगा चलो रात की खाई पी बात है, सुबह बंदा उठेगा, थोड़ा अपनी गलती मानेगा। सुबह भाई साहब उठते हैं और क्या कमेंट करते हैं कि मैं किसी के बाप की नहीं पीता, और ये ऐसा ऐसा करके इन्होंने कुछ अजीब व गरीब सा कमेंट किया था। तो ये पूरा मामला है। उसके ऊपर फिर मैंने जो डिफेमेशन के केस के लिए मैंने ये सदर थाने में अपने एप्लीकेशन दी। अब स्वाभाविक सी बात है, आप थाने में एप्लीकेशन दे रहे हो तो थाने वालों का काम क्या होगा? वो फ़ोन करेंगे ना यार, वो बुलाएंगे कि आपस में मामला सुलझा लो। ये इन्होंने सदर थाने के कोई फ़ोन नहीं उठाए, पुलिस वालों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और जगह कहीं बिजी थे। हालांकि ये बता रहे हैं मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ख़राब थी, चलिए मान लेते हैं तबीयत ख़राब थी, बट आप रिवर्ट कर सकते हैं आप कभी भी। उसके बाद उसी रात को ये एक और पोस्ट लिखते हैं अपने प्रोफाइल पे कि एक यूट्यूब पत्रकारिता का इतना खौफ है कि कुछ समथिंग ऐसे इन्होंने लाइन लिखी है कि एक मान्यता प्राप्त पत्रकार को पुलिस जो है वो धमका रही है। इस प्रकार की इन्होंने कुछ लाइन वहाँ पे लिखी थी। अभी पिछले कल इन्होंने और बहुत ही वाहियात किस्म का रात के समय ऐसा ही एक स्टेटस अपलोड किया अपने उस पर। उसमें हमारे चैनल का नाम इन्होंने बिगाड़ के मेरे को इन्होंने मुर्दा ठाकुर संबोधित किया उसमें। और आगे इन्होंने लिखा है कि जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने मतलब यहाँ सदर थाना से फ़ोन किया है, अगर उनकी हिम्मत है तो वो FIR करके देखें।
और उनको लिखा है दल्ले। दिस इज़ अ काइंड, ये पत्रकार हैं, आप सोचिए, ये एक पत्रकार की लैंग्वेज है। ये उस मतलब जिन पे लोग सोचते हैं कि हमारा, कई लोग हैं जो इनके समर्थन में, इनके मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ नीचे इनके प्रोफाइल पे, जो बोलते हैं कि आप निर्भीक पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार हैं। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये होती है निर्भीकता? क्या ये होती है निष्पक्षता? चलिए मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ, मैं खुद आपकी रिपोर्ट्स पढ़ता था, ठीक है, अच्छा लिखते हैं आप रितेश चौहान जी, आप अच्छा लिखते हैं, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी दूसरे के करैक्टर पे लांछन लगाएं? आप दूसरे के चरित्र पर, एक पत्रकार के चरित्र पर लांछन लगाएं कि तुमने पैसे खाए हैं और तुम बिके हुए हो। आपको किसने हक दिया ये चीज़, इस चीज़ का? ये पूरा का पूरा मामला है। और आज इसका मैं आपको बता नहीं सकता मेरी फीलिंग क्या है, क्योंकि एक ईमानदार इंसान को मैं, अगर इनको अपनी, कुछ दिन पहले चंद्रशेखर जी ने खुद मेरे को बुलाया था, जिनका बड़े दोस्त बनते हैं, और ये कहते हैं कि हमने उस तरफ की पत्रकारिता ज़्यादा की है। उन्होंने खुद हमें बुलाया था, अगर हम इतने ही हम बेईमान होते तो हमें नहीं अप्रोच करते। जो उनका केस हो गया था कि पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक वाला जो एक सीन हो गया था, रिपोर्ट बनाई थी उस पर, हमने इंटरव्यू किया और वही इंटरव्यू सबसे ज़्यादा वायरल भी हुई, उनका पक्ष उसमें आया। उससे पहले जब सरकार बनी थी और ये यहाँ से विधायक चुन के गए थे, तो शिमला में मैंने इनका इंटरव्यू किया है, क्योंकि एक मंडियाल होने के नाते, एक मंडीवासी होने के नाते मैं चाहूँगा कि मेरे मंडी से एक मंत्री बने। तो मैंने उस तरीके से इनका इंटरव्यू किया कि हाँ, एक मंत्री पद मिलना चाहिए मंडी को। रही बात पिछले साल की, अगर मैं बात करूँ तो इन्हीं चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू मैंने एक उनकी जो वहाँ पे कांडा पतन है, वहाँ पे बोट में बैठते बैठते आज भी वो याद करते हैं चंद्रशेखर जी कि यार वो इंटरव्यू बड़ा कमाल का था, बड़ा इम्पैक्ट हुआ उसका। हमने पूरी उनकी जो सत्याग्रह उन्होंने चलाया था उसको कवरेज दी है। रही बात रजत ठाकुर की, महेंद्र सिंह की, जी हाँ, उनकी भी हमने इंटरव्यूज़ ली हैं, उनकी भी हमने रिपोर्ट्स चलाई हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हों चाहे जयराम ठाकुर हों, हमने सबको बराबरी का मौका दिया अपने चैनल पे। कोई सवाल उठा के देखे कि हमारी इंटीग्रिटी पे कि खरीदा है? तुम कैसे कह सकते हो कि हमें खरीदा गया है? आप एक बात बताइए, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, मेरे पोस्ट ओपन है, वो पब्लिक पोस्ट है, वो कितने लोग पढ़ेंगे उसको, स्क्रीनशॉट रखेंगे उसका। मेरे इस पे जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी पे क्या फ़र्क आपने किया? आप तो दारू पिएंगे, आप कुछ भी कमेंट करेंगे क्या? संविधान नाम की, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या इस देश में? ये पूरा का पूरा मामला है विनीता। अभी जैसे अगर सर बात की जाए तो जो रितेश चौहान है, कोई आपकी मतलब अभी से भी कमेंट्स, वो उसके बाद ही ये जंग शुरू हुई है, इससे पहले भी कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी या आप उनको पहले से जानते थे? उनकी इस रिलेशन के बारे में बताइए। नहीं, ऐसी कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट जब आपका जो कार्यक्रम था चुनावी छींच, उसका एक एपिसोड मैंने किया था, सरका घाट वाला जो हमने चुनावों के दौरान, उस वक्त वो शख्स वहीं बैठा था। मैं चाहूँगा पहले आप ये वीडियो देखिए। सरका घाट होना कंपटीशन था, मिंजो जाने पाना सियासत से जो एंकर से नहीं संभाली सकती थी ना, जो ए थी सरका घाट वाला ही संभाली सकता था। ठीक है, हाँ 8 को आऊँगा मैं, अपने रितेश भाई पत्रकार। हाँ जी, क्या मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, घाटू जो घाटू संभाले। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ज़रूर मतदान करने जरूर जाया। तो ये आपने वीडियो में देखा, मैं इनको कह रहा हूँ कि ये रितेश जी हमारे कह रहे हैं घाटू ही घाटू को संभाल सकता है। तो इस प्रकार की, उसके बाद इन्होंने जफियाँ डाली है, इन्होंने सेल्फियाँ ली हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। कई और लोगों को वहाँ पे बोला है, कितनी देर तक ये मेरे से गप्पे मारते रहे। वो हमारी लास्ट मुलाकात थी। कोई ऐसी बात नहीं थी मतलब कि हमारे इनके साथ मेरा कुछ मनमुटाव हो सकता है, ये अपने दिल में रख रहे हों, जो कि रात को पावर लगती है तो उसके बाद वो चीज़ आ जाती है सामने, लेकिन पूरा दिन इंसान अपने अंदर उसको दबा के रखता है। मे बी एक पत्रकार ने बेचारे, उनको इन्होंने लिख दिया कि वेटर को कलम पकड़ा दी। यार ठीक है, वेटर का काम क्या बुरा होता है क्या? कोई काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर किसी के अपने काम की अपनी रिस्पेक्ट होती है। वो बेचारा पत्रकार एक जगह पे इनको भाईजी कर रहा था, इनका नाम लेता है कि हाँ रितेश जी आए थे एक जगह, पता नहीं कुछ एक पोस्ट थी, बड़ा सम्मान से लिया था। उसी पत्रकार को या अपनी अगली कई पोस्टों में इस प्रकार का कमेंट करता कि वो वेटर था और ये सब था। मतलब ये एक के साथ नहीं हुआ है, और ये पापों का घड़ा जिसको कहते हैं ना कहीं तो भरना था ना विनीता। आप कितना परेशान करेंगे लोगों को? जनता देख रही है ना। आप जिस अखबार, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है वो, जिस अखबार का ये पत्रकार है, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है। 1-2 अखबार और इसने ले रखे हैं, लेकिन उनका इतना भी वर्चस्व नहीं है। लेकिन जिस प्रतिष्ठित अखबार, मैं खुद उस अखबार को पढ़ते बड़ा हुआ हूँ,
उस अखबार का ये पत्रकार है। ये उस अखबार की तौहीन है कि इस जैसे पत्रकार ऐसे अखबारों में काम करते हैं। बोलता मेरी लेखनी के ऊपर मेरे को वो मानते हैं। ठीक है भाई, मैं अभी भी मान रहा हूँ, तू टैलेंटेड होगा, आप टैलेंटेड होंगे भाई साहब, आप में टैलेंट होगा, आप ईमानदार भी होंगे, बट आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप सर्टिफिकेट बांटते फिरो बाकियों को कि बाकी लोग बेईमान हैं। ये अधिकार आपके पास किसी ने नहीं दिया। सर अभी आपने ये अब कॉपी ली हुई है अपने हाथ में, जो आपको थाने से दी गई है, तो आपने कोशिश नहीं की इससे पहले कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए? क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे बॉस भी हैं, तो आप हमें कभी सलाह नहीं देते हैं। दर्शकों आपको बताऊं कि हमारे चैनल पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो हम लोगों को आपका बहुत प्यार मिलता है कमेंट्स के थ्रू। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जो मतलब अपने विचार लोगों ने साझा किए होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो कभी हमें ये सलाह नहीं दी गई, अगर मैं एज अ टीम मेंबर बात करूँ तो कभी मुझे सर की तरफ से या मोनिका मैम की तरफ से कभी ये सलाह नहीं दी गई कि आप मतलब गुस्सा हो जाओ या कुछ भी। तो इनका यही रहा था हमेशा से कहना कि आप रिस्पेक्ट कीजिए अपने जो व्यूअर्स हैं, इन्हीं की वजह से पोलस्टार हिमाचल यहाँ पे हमारी टीम इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही है, आप लोगों की वजह से। तो कभी इतने इस तरह से मैंने कभी भी नहीं इनके मुंह से सुना है। लेकिन आज अगर सर को मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ पे हैं, हमको देखो कई रिपोर्ट्स पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कई दर्शकों के, उनका अधिकार है, वो उनको कुछ चीज़ पसंद आती है, कुछ चीज़ नहीं पसंद आती है, दैट इज़ देयर राइट। बट किसी ने हमारी इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठाया कभी भी। चलो दर्शक भी उठा दें, दर्शक कमेंट कर देते हैं कि हाँ भाई ये बिक गया, ये पत्रकार उनका, ये तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में था, ये तो इनके साथ तो हाई हेलो होती थी। और ये मेरी पर्सनल उसके ऊपर जो कि नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है उसके ऊपर आके ऐसे कमेंट कर रहे हैं और ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि तुम बिक गए थे, तुम्हारे जैसे कई खरीद लिए थे। ये इनकी शब्दावली है। तो सर मतलब इनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की? आपने कोशिश नहीं की इनसे बात करने की? देखिए मैं हमेशा से वही इंसान हूँ कि मेरे लिए, क्योंकि हमारी टीम फोकस्ड टीम है, हम लोग इन चीज़ों में ध्यान अपना बहुत ही कम, मंडी के ज़्यादातर में हमारे जो दोस्त हैं पत्रकार जानते ही होंगे कि हम कहीं बैठते प्रेस रूम में भी नहीं हम लोग बैठते हैं इतना, कि क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है, टीम छोटी है। इलेक्शन टाइम में कितना दौड़ते थे हम लोग, कितना जगह हम लोग भागे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना जाएं, कभी भी शांति से सभी चीज़ों का हल हो। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, मतलब लोगों के थ्रू इन तक बात पहुंचाई, क्योंकि ये मेरा फ़ोन काट दे रहे थे। अगले दिन मैंने इनको कांटेक्ट किया था, जब ये चीज़ें इन्होंने लिखी थी, इन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। उसका ये बहाना अभी ये मार रहे हैं कि हाँ मेरी बीवी बीमार थी और ये सब। कांटेक्ट इन्होंने उसका रिवर्ट नहीं किया, मेरे को कॉल बैक नहीं आया इनकी तरफ से। ठीक है, फिर हमने एप्लीकेशन दे दी थाने में, थाने वालों ने हमको ये बोला कि आप अब इनसे कांटेक्ट मत करना। तो हमने उनका फॉलो किया मैंने, लेकिन मैं दूसरे लोगों के थ्रू जो हमारे मध्यस्थता कर रहे थे बीच में, आज भी 2-3 पत्रकारों ने मध्यस्थता की है। मेरे खुद के फादर साहब ने मध्यस्थता की, वो इनके फादर साहब मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे रिनाउंड जर्नलिस्ट रह चुके हैं पहले के, हाँ प्रताप चौहान जी। तो उनसे मैंने भी उनको कॉल करके बोला कि मैं नहीं चाहता ये जो रिपोर्ट अभी बन रही है, मैं इस रिपोर्ट को मैं नहीं चाहता था कि ये रिपोर्ट बने। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया इनके फादर साहब से भी, जो भी मध्यस्थता करते उनसे भी, कि मैं नहीं चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट अभी हम बैठ के बना रहे हैं ये बनाऊँ मैं। बस इतना उनको बोल दीजिए कि आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए मेरे को कॉल कर लो यार। और जो आपने वो जो उटपटांग पोस्टिंग की अपनी फेसबुक पे, उनको डिलीट कीजिए और ये लिखिए कि मैं तो ये भी नहीं कह रहा था कि आप ये बोलो कि मेरे से गलती हो गई थी उस दिन, मत लिखो। इतना ही लिख देते कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुकेश और मेरे बीच में। मैं पहले आपको मैं सुनाता हूँ जो आज मेरी इनसे बातचीत भी हुई है, मेरे फादर साहब ने बात करवाई थी। आप देखिए ये शख्स गलती मान रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि गलती की माफ़ी नहीं होगी। 24 साल में रितेश भाई आपसे गलती हुई है कि मेरा सवाल इतना है, आप बोलते हैं ना कि हाँ भी भाई ये वो गाना डिंगटम, तो मैं एक सीधी बात बोलूं, शीशे पे जितनी मर्जी उंगली मार लो, जो मर्जी RTI लगा लो, ना हमने जिंदगी में गलती की है ना कुछ है। हाँ कमेंट की बात है, आई गई बात करो, मैं ना लिखूंगा ना आप लिखेंगे। नहीं वो कमेंट आपका गलत था कि सही था ये बताइए आप मुझे। हाँ उस बात में बोलता हूँ, ठीक है। हाँ यार हो गया वो जो नहीं, गलत था कि नहीं था आप ये बताइए ना। बिल्कुल 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 गलत था ना। हाँ तो और आपने उसके बाद भी आप माफी भी नहीं मांग रहे ना, आप कुछ लिख रहे हैं उस चीज। माफी वाला तो कोई चैप्टर नहीं बनता यार। क्यों नहीं बनता है? जब कोई गलती करता तो क्या उसको माफी नहीं मांगनी चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये आपने सुनी रिकॉर्डिंग, मेरे पास सारे, मैंने जितने एविडेंस हैं मेरे पास सब कुछ है। मैं इतनी मैंने जो फैक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर आज रिपोर्ट बनाई है। ये एक तरफा ये जो बात करते हैं ना कि आपने उनसे बिक गए कि जो भी इन्होंने लिखा था खरीद लिए। अगर आप इनकी टाइमलाइन कोई भी शख्स देखेगा, अगर इनकी टाइमलाइन आप देखेंगे तो इनका आपको खुद, मैं नहीं बोलूँगा किसकी सपोर्ट में, पर आप खुद देख सकते हैं इनकी टाइमलाइन पे जाके
ये किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे थे? आरोप लगाने को तो मैं भी आरोप लगा दूं कि आपको कितना मिला वहां से कितना मैं लेकिन नहीं लगाऊंगा भाई, क्योंकि मैं मानता हूं ठीक है आप होंगे ईमानदार, लेकिन आप अपनी पत्रकारिता का लेवल भी देखो ना। आपने किस प्रकार की पत्रकारिता की है इलेक्शन टाइम में? क्या आप निष्पक्ष थे? जो आप दूसरों को निष्पक्षता का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो दूसरों के ऊपर आप इस प्रकार के पैसे वाले आरोप लगा रहे हैं, क्या आप निष्पक्ष थे उस वक्त? ये इस इंसान को बात खुद के सामने, आईना के सामने खड़े होके इसको खुद से पूछनी चाहिए कि ये क्या हरकतें करता है दूसरों के साथ। ये इसने कितने लोगों को, कितनों की बद्दुआएं ली होगी आज दिन तक इस एक्चुअल प्रकार के में लिख के। सबसे बड़ी बात तो वही थी। विनीता, केस करना इज नॉट अ बिग थिंग यार। हजारों केस पेंडिंग है, लाखों केस पेंडिंग है कोर्ट में, डिफेमेशन के हो गए, ये सब हो गए। जिस और टाइम इनको ये किसी मेरे एक दोस्त को बोलते हैं कि केस करने दो उसको, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी झेले ऐसे केस, कुछ नहीं होता है। ये हमारी न्याय प्रक्रिया पे भी एक तमाचा है कि लोग कितना फॉर ग्रांटेड समझते हैं हमारी न्याय प्रक्रिया को। और ये जो चौथा स्तंभ जिसको हम इतना पावरफुल स्तंभ मानते हैं लोकतंत्र में, उसकी आड़ में वो किस प्रकार से दबंगई करते हैं। आपका कुछ नेक्स्ट? और सर मैं यही जानना चाहूंगी कि अब कॉम्प्रोमाइज पे आपने बताया, तो अभी आपका कॉम्प्रोमाइज बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइज की मैंने पूरी कोशिश, अभी ये जो रिपोर्ट अभी स्टार्ट हुई थी, अभी तक मैंने एक जिस शख्स के साथ में लगा था, मैंने उसको बोला कि अभी भी एडिटिंग में टाइम लगेगा, इस आधा घंटा का वायर उसके बाद अपलोड होगी। अभी भी अगर वो चाहे ये पूरी रिकॉर्डिंग मैं नहीं ऑन एयर करूँगा, लेकिन मैं वेट करूँगा, अभी भी वेट करूँगा। नहीं आता उसका, अभी तक मैं देख रहा हूँ उसकी प्रोफाइल पे वो जो उसने पुलिस वालों को गालियाँ दे रखी हैं, मेरे को बड़ा उठपटांग सा कह रखा है, वो अभी भी लाइव है उसके। हमारे चैनल का नाम भी दर्शकों को बताऊं कि बिगाड़ के उन्होंने लिखा हुआ था सर का नाम, उन्होंने उल्टा कुछ ऐसे करके लिखा। बिल्कुल, मैंने जबकि कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया उस घटना के बाद जब उसने कमेंट किए थे, बट फिर भी पता नहीं किस अवस्था में है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका सर? नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मैं समाज को जागरूक करता रहूं, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सबसे पहले अपने पेशे को साफ करें, चाहे कितना बड़ा बलिदान देना पड़े उसके लिए। पर मैं अपना चैन मैंने खोया है पिछले 2-3 दिनों से, हमने देखा है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर बेईमान होता, 5-6 लाख लिए होते मैं बेईमान होता तो मैंने कमेंट डिलीट करना था इसका, और मैंने चैन की नींद सोनी थी। मैं कहा ठीक है भाई, ठीक ही तो लिखा था भाई, लिए थे मैंने 5-6 लाख, ठीक, उड़ाओ इसको कमेंट को और सो जाओ। पर नहीं, एक ईमानदार इंसान के ऊपर जब आप इस प्रकार की सोशल मीडिया पे सरेआम टिप्पणी करेंगे तो उसका गुस्सा तो भाई फूटेगा। शाम तक ये रिपोर्ट बनने तक, जैसे सर ने बोला कि सर भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, हम नहीं चाहते थे कि ये वाली वीडियो जो है वो हमें ऑन एयर करनी पड़े। और जैसा बिल्कुल, मेरे को सिर्फ इनका नहीं, इनकी धर्मपत्नी है, इनके बच्ची है, फैमिली अफेक्ट मेरे को पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। इनके फादर साहब को मैंने बहुत बोला, मैंने कहा आप मेरे फादर साहब की तरह हैं, प्लीज़ समझाइए इनको। पर हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना भाई, कुछ ऐसे थोड़ी कोई भी रौंद के चला जाएगा। एक पत्रकार के साथ अगर इस प्रकार का अन्याय होगा तो आम जनता के साथ क्या क्या कर सकते हैं इस प्रकार के पत्रकार। आप ये सोचिए कितनी भयावह स्थिति है। जो सोशल मीडिया पे पुलिस को धमका सकता है कि जो पुलिस वाले मुझे फ़ोन कर रहे थे वो मेरे खिलाफ एफआईआर करके दिखाएं, मैं बताऊंगा तुमको। मुझे ये लग रहा है कि सर उनको ये गलतफहमी हो गई थी कि हो सकता है कि हम लोगों के बोलने पर वो लोग, मतलब पुलिस उनको प्रेशराइज कर रही होगी। मुझे ये जहाँ तक उनकी मेंटेलिटी का लगता है कि ऐसा कुछ उनके दिमाग। कानून व्यवस्था होती है जी, है ना, कोई किसी को प्रेशराइज नहीं करता है। कानूनी नहीं चले होते तो शायद ये जो आप अभी दिखा रहे हैं पर्चा नहीं होता। ठीक है, मेरे ऊपर भी प्रेशर आ जाता कहीं ना कहीं से। क्या बोले अब, मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है। अभी मुझे खुद बहुत, मतलब अभी 2-3 दिन से, जैसे सर ने बताया, अपनी पत्रकार बिरादरी के खिलाफ किसी के खिलाफ इस प्रकार का रिपोर्ट बनाना, मतलब बुरा। मैं तभी कह रहा हूँ, तभी तो मैं चाहता था कि मैं इस पॉइंट तक ना पहुंचूं। मैं कॉम्प्रोमाइज के पीछे क्यों था इतना। मैंने एक कविता पढ़ी थी हरिवंश राय बच्चन की, शक्ति और क्षमा, स्कूल टाइम में थी हमारे। उसमें उसका सार यही था कि क्षमा वही कर सकता है जिसके बाद अपार शक्ति होती है। शक्ति मतलब आपके अंदर की शक्ति, वैसी शक्ति नहीं कि हाँ भाई बड़ा भुखाल है समाज में, वो भी है, वो वाली शक्ति का जिक्र भी है उसमें, पर एक इंटरनल शक्ति भी होती है। आप क्षमा तभी कर सकते। मैं तब तक क्षमा करने के लिए मैं रेडी था जब मैं पुलिस थाने में लास्ट आज बैठा था 5 बजे। मैंने इनको 5 बजे तक का समय दिया था। 5 बजे तक वो सब मेरी यही मांग है कि ये लिख दो भाई, ठीक है, गलत फहमी होगी, ये भी मत बोलो कि मैंने गलती की है,
इतना कह दो गलतफहमी होगी हम दोनों के बीच में, छोटा भाई है, अच्छा पत्रकार है, खत्म हो जाएगा केस, इतना ये लिख देते अपनी फेसबुक उस पर। तो मेरा बस उस तरह में गुजारा हो जाता, मैं उसी को शेयर करता, मैंने कहा ठीक है मेरे बड़े भाई हैं और इनसे गलती हो गई, केस रफा दफा हो जाता है यहीं पे। मुझे ये लगता है सर कि ये अब पता नहीं क्यों मैं इनको भी सलाह दूंगा, रितेश जी को, अहंकार को त्याग दीजिए। अहंकार रावण का भी नहीं रहा था, अहंकार दुर्योधन का भी नहीं रहा था। लेकिन मैं अब लास्ट में ये चाहूँगी कि आप क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से, खासकर जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा। कुछ वकील भी मुझे पता चला है कि इनके सपोर्ट में, कुछ यहाँ से भी हमारे कुछ मित्र हैं चाहने वाले, उनका फ़ोन गया है। मैं, हमारी नज़र देखिए सब चीज़ों पे है, पत्रकार हम भी ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं इस जगह पे। मेरी सबसे अपील है, इस प्रकार के अगर आप सपोर्ट करना, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, आप करिए। आपको लगता है कि ये निष्पक्ष हैं तो करिए आप भाई, परंतु उससे पहले इनको समझाइए आप क्या गलत कर रहे हो। गलत का साथ कभी मत दो, आप गलत का साथ देंगे आपके साथ भी ज़िंदगी में गलत होगा। तो मैं इतना लोगों से अपील करना चाहूँगा। और कहीं भी आपको लगता है, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, कहीं और भी आपको लगता है कोई गलत पत्रकारिता कर रहा है, उसके संस्थान में उसकी कंप्लेंट कीजिए। उसके संस्थान के नंबर आपको अखबार में मिल जाएंगे, जिस अखबार में वो काम करता है या जिस चैनल में, उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे आप, वहाँ उसको नंबर मिल जाएंगे, कंप्लेंट कीजिए। जब तक आप इस प्रकार पत्रकारों की कंप्लेंट नहीं करेंगे तो समाज कैसे सुधरेगा भाई। चौथा स्तंभ में हम लोग, हमारे अंदर ही अगर इतना बड़ा डिफेक्ट आ जाएंगे तो कैसे चलेगा पूरा का पूरा लोकतंत्र, कैसे चलेगा आप बताइए। और इनसे, रितेश जी से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, कृपया करके थोड़ा सा अपने इसको, मैं नहीं चाहता था रितेश जी, और अभी मैं सॉरी भी मांग लेता हूँ आपसे। आई एम सॉरी, आई हैव टू डू दिस। मुझे करना पड़ा ये, क्योंकि मैंने बहुत मौके दिए आपको, लेकिन शायद आपने मेरी उसको बोलते हैं ना, किसी की कमज़ोरी समझ लिया। मतलब उनको लगा मैं मजबूर हूँ, मैं इनको क्यों इतना कांटेक्ट करवा रहा हूँ लोगों से, मैं क्यों इनको बोल रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करो, शायद उसमें आ गए। और पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है। एक होता है विक्टिम, एक होता है ऑफेंडर। ऑफेंडर होता है जो किसी के ऊपर ऑफेंस करता है, किसी के ऊपर अत्याचार करता है, और एक होता है विक्टिम जो उसका शिकार होता है। इस केस में मैं विक्टिम हूँ और वो ऑफेंडर है। यहाँ विक्टिम बोल रहा है उल्टा कि भैया कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और ऑफेंडर जो है वो चौड़ में है। सो दिस इज द रियलिटी आजकल के कुछ पत्रकारों की। और मैं चाहूंगा जो इनको बड़े ईमानदार, निर्भीक और ये सब लोग लिख रहे हैं ना, आप ठीक है भैया होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि ये दूसरों की निष्पक्षता पे और दूसरों की करैक्टर पे उंगली उठाएं सरेआम और उसके बाद माफ़ी भी ना मांगे। बाकी कानूनी जो भी विकल्प हैं हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं अपने वकीलों से, देखते हैं हम क्या कर पाते। पर मैंने वही कहा कि डिफेमेशन का केस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मेरे इस रिपोर्ट से अकल आ जाती है उनको, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। दर्शकों, ये एक ऐसी रिपोर्ट है, मतलब जिसको बनाने से पहले या हम 1-2 दिनों से काफ़ी परेशान चल रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि जैसा सर ने बोला कि हम इस रिपोर्ट को बनाने तक पहुँचे, इसको ऑन एयर करने तक पहुँचे। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी राय आपकी मानी जाती है, आप दर्शक हैं हमारे। क्या कहेंगे आप? अपने कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।